आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल, न्यू इंडिया के सपने को क्या सरकार की नई टीम साकार कर पाएगी? न्यू इंडिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम चर्चाओं में इस बात का काफी जिक्र किया था कि अब ये नया देश है, नया हिंदुस्तान है। इस नए हिंदुस्तान को क्या अब एक नई दिशा नए मंत्रिमंडल से मिलती दिखेगी? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में बदलाव के संकेत क्या हैं? आइए इस पर करते हैं एक विस्तृत चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं कि अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट बैठक होने जानी है मोदी 0.0 की। जी हां, ये मोदी 2.0 का नया कैबिनेट बैठक का एक नया खाका सामने आता दिखाई देगा, जो बताएगा कि किस तरीके से एक नई सरकार आगे बढ़कर एक नई व्यवस्था को अंजाम दे रही है। इससे पहले कि अपने तमाम मेहमान का तारुफ आपसे कराएं, हमारे संवाददाता रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक के आधार पर क्या यह माना जाए कि 5 साल का खाका और सरकार की प्राथमिकताएं सामने होंगी, या दरअसल 100 दिन के कार्यकाल पर ज्यादा जोर होता दिखाई देगा? अजय जी, अब से कुछ ही देर बाद मोदी कैबिनेट की ये पहली बैठक होने वाली है। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और साउथ ब्लॉक में ये बैठक होने वाली है। जानकारी ये मिली है कि अभी बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए कैबिनेट का जो आधिकारिक एजेंडा है वो सबके पास नहीं आया है। लेकिन जिन कैबिनेट मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि सरकार की प्राथमिकता ये है कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे जनता से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाए, और न्यू इंडिया का जो संकल्प है प्रधानमंत्री का, उसको ध्यान में रखते हुए 100 दिन का एजेंडा क्या होगा और उस एजेंडे को किस तरीके से अमल में लाना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये पहली बैठक में प्रधानमंत्री अपने सभी सहयोगियों को बताएंगे। साथ ही जनता को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेना है और कभी ऐसा प्रतीत न हो कि सरकार, जनता और पार्टी के बीच में कहीं सामंजस्य बिठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए सरकार और पार्टी के बीच में भी संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद जो ये पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ध्यान रहे कि 2014 की जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें एक चौंकाने वाला फैसला मोदी गवर्नमेंट ने लिया था और उसमें एसआईटी का गठन किया था काले धन के खिलाफ। हो सकता है कि आज भी किसानों को लेकर किसी बड़े फैसले का ऐलान मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में किया जा सकता है, ऐसा सूत्र संकेत दे रहे हैं। यानी कि कई बड़ी बातें हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार अभी से ही एक्शन मोड में आती दिखाई दे रही है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर कौशल मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और इनके सिख साहब हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। जफर इस्लाम साहब, सबसे ज्यादा जिसकी उम्मीद थी वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को कैबिनेट में जगह मिलेगी। जगह तो मिली, लेकिन उसके साथ ही गृह मंत्रालय, तो इसका संकेत क्या है? कश्मीर पर टफ भारत का स्टैंड, इसके साथ साथ माओवाद के खिलाफ टफ स्टैंड, पूरे देश में तमाम जांच एजेंसियों की हाथ मजबूत, या यूं कहें कि एक बहुत ही टफ इंडिया की इमेज सामने आती दिखाई देगी? देखिए, ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है आज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अभी तो उन्होंने सिर्फ भार संभाला है। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर आप समझते होंगे कि जितना आप जानते होंगे अमित शाह जी को, उनका पिछले कार्यकाल देखिए एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, और उससे पहले जब गुजरात में थे तभी होम मिनिस्टर का, कि हर चीज़ वो ऊंचाई तक ले जाते हैं, पैमाने तक ले जाते हैं। आप देखिए पार्टी का जो जिस तरह से विस्तार किया पार्टी को, जिस तरह से बढ़ा पार्टी का, जिस तरह से ग्रोथ हुई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। उसी तरह से जब इंटरनल सिक्योरिटी जो है इंपॉर्टेंट इशू है, आप देखेंगे उसमें जिस तरह से बहुत अच्छा पिछले 5 सालों में काम हुआ, राजनाथ सिंह जी ने जो किया उसको और उसमें निखार लेकर जरूर आएंगे अगले 5 साल में। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि फर्क करने की बात कहूं, देखिए राजनाथ जी की बात कहें तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर वो रह चुके हैं, पार्टी को चला चुके थे, लेकिन अमित शाह जी के पार्टी को चलाने का तरीका एकदम अलग था। गृह मंत्री राजनाथ जी 5 साल रहे हैं, अब गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे। जाहिर सी बात है, लोग उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अलग परिदृश्य दिखाई देगा गृह मंत्रालय में। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूं। देखिए, जाहिर है हर आदमी का तरीका अलग अलग होता है काम करने का, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। लक्ष्य एक ये है जो राजनाथ सिंह जी का भी था, लक्ष्य अमित शाह जी का भी होगा, इसलिए कि
देश की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और देश जो मजबूत बने, उनका भी यही लक्ष्य था, इनका भी यही लक्ष्य होगा। और अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो बिल्कुल तरीका अलग है दोनों का काम करने का। वो भी अध्यक्ष रहे, ये भी अध्यक्ष रहे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बुलंदियों में पहुंचाने का जो काम जिस तरह से कोशिश करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जितनी भी मेहनत हो, जितनी भी कोशिश हो, जितने भी रिसोर्सेज लगे, सब का इस्तेमाल कोई शक नहीं है कि लोगों की उम्मीदें अमित शाह से काफी ज्यादा हैं। जनता के हित में, जैसा उन्होंने ट्वीट करके भी कहा, देशवासियों के हित में और देश के हित में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई है और उनका इंटरव्यू भी हम न्यूज नेशन पर दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि आप देखेंगे कि एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेकिन सशक्त तरीके से भारत सरकार उन तमाम ताकतों के खिलाफ काम करती दिखाई देगी जो आज भीतर ही भीतर देश को खोखला कर रहे हैं। खास करके कश्मीर पर उनका स्पष्ट कहना था कि धारा 370 का औचित्य अब हिंदुस्तान में रह नहीं गया है। सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इन तमाम वजहों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है? बड़ा अच्छा सवाल है अजय जी, और खास करके तब जब राम माधव ने ये बात कही हो कि 370 का औचित्य नहीं रह गया है, ये क्लियर अब वो है कि किस लिए लाए हैं आप। अमित शाह एक जस्टिफिकेशन देखिए इनकी 3 प्रॉब्लम हैं। वेस्ट बंगाल, ममता जिस तरह से कर रही, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वाकई कोलैप्स कर रहा है, और इसलिए नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो दोनों के बीच जो क्लैश है उसमें गवर्नमेंट पे होने की वजह से ये उसमें पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। केरला में ये दिक्कत हुई, आपने देखा किस तरह संघ के लोगों को मारा गया। तो मुझे लगता है कि अमित साहब एक स्ट्रांग लीडर है, मैसेज अच्छा कन्वे कर देते हैं। तो जब कल कुछ करते हैं ऐसा, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाना है या 370 एबॉलिश करना है, तो इसको मार्केट पे पब्लिक के सामने जस्टिफिकेशन के लिए राजनाथ सिंह उतने अच्छे ऑडिटर नहीं है कि अपनी बात को वो मासेस में कन्विंस कर ले जाए। अमित शाह बहुत अच्छे इस मामले में हैं। वो घूम घूम के इतना कहेंगे, इतना कुछ बोलेंगे कि लगेगा कि बिल्कुल सही है। और 370 में खास करके 370 का जो सब क्लॉज 3 है उसका प्रोवाइजो जी, इसके तहत आप नहीं कर सकते, ये बात संविधान में लिखी हुई है कि आप नहीं कर सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बुलाएंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी एक चीज के लिए बैठती नहीं, एक बार बैठती है, और देश के इतिहासों में ऐसा नहीं होता कि हर रोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे। तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल है, 370 एबॉलिश होना चाहिए। तो उसी का जस्टिफिकेशन देने के लिए राजनाथ सिंह उतना एक्टिवली नहीं कर पाते। ममता बनर्जी हैं, 303 आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूल की स्थिति बनती जा रही है। तो मुझे लगता है इसीलिए होम मिनिस्ट्री उनको दिया गया है। और फिर डिफेंस की प्रॉब्लम यह है कि ये काजल की कोठरी है, इसमें जो भी जाता है अगर कुछ करता है तो दाग लग जाती है। तो मुझे लगता है कि ये राजनाथ सिंह को बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि इस काजल की कोठरी से निकल के कैसे अपनी पाक इमेज को वो किस तरीके से बहाल रखें। विनोद जी, अगर हम अमित शाह जी के काम करने के तरीकों को देखें, जिस तरीके से वो गुजरात में भी जब MOS थे और उस समय उनके पास गृह मंत्रालय ही था, उस वक्त उनका काम करने का तरीका, और आज जब पार्टी को उन्होंने किस तरीके से खड़ा करके एक अलग अस्तित्व दिया है, तो क्या हम ये माने कि अमित शाह के जरिए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संकेत देना चाहते हैं कि उनका कैबिनेट, जैसे अंग्रेजी के शब्द में कहते हैं, इट मीन्स ओनली बिजनेस? नहीं, वो तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट को अगर देखें तो उसमें वो उनका जो संदेश है वो तो निहित है कि इट मीन्स ओनली बिजनेस और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस वाला। लेकिन गृह मंत्रालय ही क्यों अमित शाह को? चर्चा वित्त मंत्रालय की भी थी, लेकिन वो इसलिए गृह मंत्रालय, देखिए गृह मंत्रालय वो अलग बात है कि टेक्निकल रीजन से उन्होंने राजनाथ सिंह को नंबर 2 कर दिया है। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है अपनी सरकार में किसी को भी नंबर 2 पे रखने का, नामित करने का, लेकिन परंपरागत रूप से गृह मंत्री ही नंबर 2 माना जाता रहा है। आप नेहरू कैबिनेट में सरदार पटेल जी, मुरारजी कैबिनेट में चौधरी चरण सिंह जी, अटल कैबिनेट में लाल कृष्ण आडवाणी, इंदिरा गांधी कैबिनेट में YB चौहान, ये सारे नाम हैवी वेट्स के हैं। और मोदी कैबिनेट की पहली में राजनाथ सिंह। तो गृह मंत्री हमेशा जो है गृह मंत्री को लोग याद करते रहे हैं, और जो भी कद्दावर नेता होता है उसकी इच्छा गृह मंत्री बनने की ही होती है। मुझे याद है कि जब जनता दल की सरकार इसकी बनी थी देवगौड़ा की, तो मुलायम सिंह गृह मंत्री पद के लिए अड़े हुए थे, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री बनाकर उनको संतुष्ट किया गया और इंद्रजीत गुप्ता को गृह मंत्री बनाया गया। तो गृह मंत्री बनते ही अपने आप एक कद बनता है, एक ऑरा बनता है, नंबर 1। दूसरी बात जो भी सिंह साहब कह रहे थे, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, या राज्यों के झगड़ों का मामला हो, दिल्ली
दिल्ली सीधा गृह मंत्रालय के अधीन है, सीधे सीधे दिल्ली की सरकार, सारे केंद्र शासित राज्य गृह मंत्रालय के अधीन है, सारी फोर्सेस गृह मंत्रालय के अधीन है, फिर एजेंसीज जो है आपकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं। तो कुल मिलाकर के गृह मंत्री जो है इस देश में बहुत कोई शक नहीं बड़ा ओहदा है। और अमित शाह चूंकि गृह मंत्री लगातार मोदी जी के साथ रह चुके हैं गुजरात में, तो वो उस मंत्रालय के कामकाज पूरा जानते हैं, उसकी फंक्शनिंग, तो इस लिहाज से भी वो गृह मंत्री उनको बनाया गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, अभी जो बंगाल के संदर्भ में एनके सिंह साहब की टिप्पणी थी, मैं चाहता हूं उसके ऊपर आप जरा रोशनी डालिए। क्या आने वाले दिनों में बंगाल में हम मूलभूत परिवर्तन की बात देख रहे हैं? क्योंकि कल जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी का उद्गार जो सामने आया, उसे लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही। देखिए, बंगाल क्यों, देश के किसी कोने में भी कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि देश के कानून के विपरीत और ऑटोक्रेटिक तरह से अपनी भाषा सिर्फ चलाता हो और अपने तरीके से बाकी लोगों को जो है किसी न किसी तरह से अपने सरकार में रहते हुए उसका गलत इस्तेमाल करके गुंडा एलिमेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स और इस तरह के लोगों को पैट्रोनेज प्रोवाइड करके अगर उस तरह की हरकत करता है और टारगेट करता है कार्यकर्ताओं को, इनोसेंट लोगों को, तो उस पर कड़ी तरह से पेश आएंगे, ये तो पक्की बात है। देखिए, वो आना भी चाहिए, चाहे वो होम मिनिस्टर कड़े तरीके से पेश आने का मतलब प्रेसिडेंट रूल तो नहीं है ना, दोनों हालत में उसकी तरफ से देते रहेगा। ये मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट रोल का देखिए, प्रेसिडेंट रोल कांग्रेस पार्टी उस तरह के लगाते थे जिसमें शक्ति नहीं था कि हेड ऑन लोगों को लिया जाए, तो इसलिए प्रेसिडेंट रोल लगा देती थी। हमारे यहाँ उस तरह की बातें हम प्रेसिडेंट रोल नहीं लगाते। हमारी शक्ति है कि हेड ऑन लेंगे, इसलिए कि हम गलत तरीके से नहीं, संविधान के तौर पे संवैधानिक काम कर रहे हैं। उसमें अगर कोई बाधा लेकर आता है और इस तरह के आड़ में आता है तो जाहिर है उसको संवैधानिक तौर से उसको सख्ती से निपटेंगे, ये पक्की बात है। चलिए, अब जरा चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर कौशल मिश्रा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एनालाइज करें कि एक तरफ अमित शाह को गृह मंत्रालय देना और दूसरी तरफ जयशंकर को विदेश मंत्रालय देना और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को देना, क्या संकेत है ये? देखिए, मैं इस मंत्रिमंडल को दूसरे तरह से देखना चाहता हूं जी। ये मंत्रिमंडल डिलीवर करने वाली मंत्रिमंडल है। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी को देश की आंतरिक समस्याओं से रूबरू होना पड़ा है और उनको समस्याओं का ज्ञान हो गया है। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको भी इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, इन समस्याओं का ज्ञान हो गया। ये मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल का आकार इस तरह किया गया है कि नए भारत, आपने स्वयं कहा कि नए भारत के निर्माण का सवाल है, तो नए भारत का निर्माण कैसे होगा? नए भारत का निर्माण डिलीवर करने से होगा। जन सापेक्ष सरकार और डिलीवर करने वाली सरकार के आधार पर होगा। तो ये जो मंत्रिमंडल है, ये डिलीवर करने वाली मंत्रिमंडल है। इसको आप इस तरह से ना देखें कि नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, नंबर 1 कौन है। इसमें ईगो का सवाल नहीं है। ये राजनाथ जी वरिष्ठ आदमी है, अमित शाह जी भी वरिष्ठ आदमी है। राजनाथ सिंह जी ने अपने गृह मंत्रालय के रूप में एक पृष्ठभूमि देश में तैयार की। आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में उस तरह का कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को, इंटरनल सुरक्षा को खतरा हो। उस पृष्ठभूमि पर अमित शाह को फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच देने का जो अमित शाह का जो प्रवृत्ति है, उनका जो व्यक्तित्व है, इसलिए उनको गृह मंत्री बनाना पड़ा। इसमें राम जन्मभूमि का मुद्दा आएगा, आप देखिए धारा 370-35 का मामला आएगा, नक्सलवाद का मामला आएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने भारत तो तेरे टुकड़े होंगे जैसे चीजों का नारा लगाया था, ये सारी चीजें अभी भी जीवित हैं। पुरस्कार वापसी गैंग, ये जो असुरक्षा का लिंचिंग का सवाल, इन सवालों को कैसे डील करें, ये अमित शाह जी को इस आधार पर ले आया गया है। और दोनों की जोड़ी गुजरात में हिट रही है। तो वर्षों से गुजरात में जो कभी दंगों के लिए गुजरात जाना जाता रहा, अमित शाह। प्रोफेसर कौशल, आपने जो अभी बात कही है, मैं उस पर एक छोटी टिप्पणी एनके सिंह साहब से ले लूं। सिंह साहब, ये जो पिछले 5 साल में हमने देखा था टुकड़े टुकड़े गैंग, उसके साथ साथ फिर हमने देखा असहिष्णुता का मामला, अवार्ड वापसी, मॉब लिंचिंग, ये तमाम चीजें आई जिसने की मोदी सरकार पर कई बार कई तरह के आशय खड़े करने की कोशिश की थी। क्या अमित शाह जी के नेतृत्व में इस तरह की चीजों पर अब नकल कसी जाएगी? अरे अजय जी, एनालिस्ट को, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को जो जुमले पॉलिटिकल पार्टीज थ्रो करती हैं उससे नहीं होना चाहिए मुतासिर। वो उदाहरण के लिए अगर हम यही प्रेमाइस ले लें कि साहब एफिशिएंसी क्राइटेरिया रही है, तो मेरी समझ में नहीं आता है राज्यवर्धन क्यों ड्रॉप हो गए। मेरी समझ में नहीं आता कि साध्वी निरंजना में कौन सी ऐसी सुर्खाब के पर लगे थे और गिरिराज सिंह में लगे थे।
तो इसलिए ये लॉजिक नहीं चलता। इसलिए चलता है कि निरंजना निषाद कम्युनिटी की है, महिला है और एक भगवा पहनती है, लिहाजा तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो कई रीजनल इम्बैलेंस दूर करना है, कास्ट इम्बैलेंस दूर करना है, इस वजह से ये होता है। इसमें एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो बहुत एफिशिएंट लोग पीछे रह गए, तो इसलिए वो इशू नहीं है। हाँ, डिलीवर करना है, ये बात बिल्कुल सही है। और 5 साल में जो असेसमेंट हुआ है उसमें जैसे कि मान लीजिए फ्लैगशिप प्रोग्राम था मोदी का फसल बीमा योजना, और आपको ताज्जुब होगा कि पिछले 2 साल में जो ज्यादा बढ़ना चाहिए वो उल्टा कम होके 23% पे आके कवरेज रुक गया, जबकि 50% होना था 18-19 में। इसका जानते कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो 10 राज्य नॉन परफॉर्मर थे उसमें 8 बीजेपी के थे, और जो 4 राज्य बहुत अच्छा परफॉर्म किए फसल बीमा योजना में उसमें 3 कांग्रेस के थे। तो आज जरूरत इसकी है कि अमित शाह या ये सारे लोग, खास करके एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर्स को फोर्स करे कि आप इन योजनाओं का सही इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आपने कह दिया कि फसलों के किसानों की आय दूनी करेंगे, सिर्फ 3 साल आपके पास रह गए हैं, और हकीकत यह है किसानों का आय घटा है पहले से। आइए जरा वित्त पर चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ में। जी जोड़ दूं। देखिए, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाने के साथ साथ एक सक्सेशन प्लान भी है पार्टी के भीतर, ये भी आप समझ लीजिए। ये आपने बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। मैं इस पर बहस करने वाला था लेकिन ब्रेक के बाद, इसलिए मैं अभी से ही कह रहा हूं जाफर इस्लाम साहब आपसे इस पर हम सवाल पूछेंगे। लेकिन प्रोफेसर अमर अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है, और ये एक तरह से देखा जाए तो मौका भी है उन चुनौतियों से बहुत अच्छे तरीके से निपटने का। क्या आसार दिख रहे हैं आपको निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में? नहीं, मेरे विचार में जो मंत्रालय बना है बड़ा बैलेंस्ड मंत्रालय बना है, और जो ग्राउंड वर्क होना था पिछले 5 साल में सरकार ने ग्राउंड वर्क कर दिया है अपनी नीतियों के प्रति, अपने प्रोग्राम्स के प्रति। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, फास्ट स्पीड से इम्प्लीमेंट करने की बात है। और जो मंत्रालय गठित किया गया है, और अमित शाह को भी जो आप बात कर रहे हैं उसको देखते हुए 20-24 एजेंडा को रखते हुए किया गया है कि हमें 20-24 के अंदर किस तरीके से आगे चलना है, और हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक वादे किए हैं, क्या क्या चीज़ कही है, उसको पूरा किया जाए। जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर भी बात की प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसको नियुक्त करना चाहते हैं कि गरीबी कंप्लीटली हट जाए। और आपको आशंका पता, बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि करीबन जो वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से अभी हमारा जो रेट है 3.3% जो है एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह गया है, और पॉवर्टी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही है पिछले 2-3 सालों में, 20% के करीब रही है, जबकि एक्सपेक्टेड 7.4% है। आज हमारे देश के सामने चुनौतियां वही मैं कह रहा हूँ। मतलब आज ग्रोथ रेट अपने सबसे न्यूनतम पर आकर खड़ा है। देखिए, पर जो ग्रोथ रेट भी है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं खास करके। आज मैन्युफैक्चरिंग देखें तो बुरे तरीके से ध्वस्त है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है तो बेरोजगारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो ध्वस्त हुआ है, पिछले जो बैंक्स हमारे पीसीए के अंडर पिछले 1.5 साल तक पड़े रहे, और जो बैंकों ने लोन बिल्कुल भी आगे नहीं दिया ताकि वो अपनी उनकी कंडीशन ठीक रहे, वो पीसीए से निकल सके, तो इस वजह से आरबीआई गवर्नर को चेंज करना पड़ा सरकार को। अब वो लाई हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मार्केट में सिचुएशन है वो इंप्रूव करे। पैसा जो पहुंचना चाहिए अलग अलग वर्ग के लोगों तक, चाहे वो मुद्रा के थ्रू हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंसिंग स्कीम्स के थ्रू हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हो। और मेरे विचार से, क्योंकि इन्होंने डिफेंस देखा हुआ है, बिल्कुल, तो इनको पता है कि कितना खर्चा डिफेंस में हमें और करने की जरूरत है, क्या स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट, बिकॉज जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वित्त का वो डिफेंस के प्रति होता है, जो सुरक्षा एक देश के माना जाता है। मधुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम इसको 2% जीडीपी का करेंगे, अभी 1.43 है। बिल्कुल, उससे बढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मधुरेंद्र, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अगर हम रक्षा के बजट के आधार पर देखें या फिर पूरे बजटीय आधार को देखें, तो बजट भी सरकार अब लेकर आएगी, क्योंकि अभी तक तो जो बजट सामने आया था वो अंतरिम बजट था। अब पूर्ण बजट भी सरकार का सामने होगा। ऐसे में वित्त मंत्री, जो कि पहली बार एक महिला वित्त मंत्री बनी है, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है? मैं भी टीवी शो में आपको कॉल करता हूँ। देखिए, चुनौती तो बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने देखा कि किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर तमाम बड़े सवाल सरकार के सामने खड़े होते रहे। और जैसा कि इस डिस्कशन में भी ये बातें रखी जा रही हैं कि वित्त पर सबसे बड़ा बोझ जो है वो रक्षा मंत्रालय का होता है, तो ये भी दिलचस्प बात है कि जो रक्षा मंत्री थी वहीं अब वित्त मंत्री हैं, तो उनको कमोबेश ज़रूरत पूरी तरह से मालूम होगी कि किस तरह से बैलेंस करना है दरअसल डिफेंस को और बाकी अन्य मदों को। रक्षा के साथ साथ जो बाकी अन्य मद हैं वो किस तरह से बजट में उनको एक तरफ से बैलेंस किया जाए। तो जाहिर तौर पर
पीपुल प्रो बजट बनाने की भी कोशिश होगी और कड़े फैसले भी लिए जाएंगे, चूंकि सरकार को जरूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की, जो कि उनके फ्लैगशिप जो प्रोग्राम से उसमें दिए जा सकें और देश को आगे बेहतर तरीके से वित्तीय फ्रंट पर बढ़ाया जा सके, इसके लिए पैसे जुटाए जा सके। तो ये सब कुछ इस बजट में लबोलुबाब देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। बड़ा सवाल में लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आखिरकार नए भारत का क्या होगा एक तरह से आकार और क्या ये होगा सपना साकार। आइए जरा आपको सीधे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय में पहुंचे, जहां पर आज पहली कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, प्रधानमंत्री अपनी पहली कैबिनेट की बैठक आज ले रहे हैं नई सरकार की, ऐसे में प्राथमिकताएं कई हो सकती हैं, लेकिन अभी ये खबर आ रही थी कि शायद कृषि क्षेत्र की एक बड़ी घोषणा सामने आ सकती है, और क्या होने की उम्मीद बताई जा रही है? धीरेन्द्र, आप हमारे साथ हैं? ऐसा लगता है धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आइए जरा अपने मेहमानों का तारुफ एक बार फिर आपसे कराऊं। जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, कौशल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अमन अग्रवाल जी, विनोद अग्निहोत्री जी और एनके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, अगर कृषि क्षेत्र को लेकर एक बड़ी घोषणा की बात सामने रखी जाती है, तो क्या यह माना जाए कि मोदी सरकार का फोकस बहुत बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में जो बड़ा असंतोष और उसके साथ साथ जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं उसे लेकर होगा? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ी घोषणा इमदाद देने की होगी डायरेक्ट कैश डिलीवरी के फॉर्म में, जैसे होता है कर्ज माफ कर दिया जी। ये इशू नहीं है। मोदी जी के सामने जो इशू है डबलिंग द फार्मर्स इनकम, DFI जो कंसेप्ट लाए हैं, उसमें करना यह है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है। आपकी मुश्किल यह है कि गेहूं भारत में इस समय पैदा हो रहा है 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, जबकि इंटरनेशनल एवरेज 55 हेक्टेयर का है जी। अमेरिका में 66 हेक्टेयर पैदा होता है, 66 क्विंटल पैदा होता है। तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और उसके लिए अनाउंसमेंट नहीं करना है, एक्सटेंशन प्लानिंग को डीप में ले जाना है, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स की नालायकी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मैं वही चिंता कर रहा हूं कि अगर फिर कुछ दे दिया तो ये उससे होगा नहीं, क्योंकि लगातार कर्ज में रहेगा ही किसान, क्योंकि उसके उत्पादन की लागत मिल नहीं रही है। या तो ये करें आप, दूसरा ये करें कि आपने DFI डबलिंग फार्मर्स इनकम में हैवी इन्वेस्टमेंट, जो कहा है दलवाई कमेटी ने, 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। क्या इस हालत में हैं हम? और वो करना होगा तो उसका नेचर क्या होगा? बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से चैलेंज बहुत बड़ा है। हाँ, ये एक चीज कृषि में जरूर कर सकते हैं कि इमीडिएटली जो सीमांत किसान है, लघु व सीमांत, जिसको 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर करें, उनके लिए कोई एक बेनिफिट इमीडिएटली करें, ताकि वो एग्रीकल्चर में थोड़ा मजबूती पा पाए। ये शायद हो सकता है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद। धीरेन्द्र, क्या इस तरह की कोई संभावना हो सकती है कि छोटे किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला आज की पहली कैबिनेट में? हाँ, देखिए चर्चा चल रही थी, लेकिन एक दिक्कत यह है कि अभी आधे से ज़्यादा मंत्रियों ने अपनी कैबिनेट की शपथ भी नहीं ली है। जिस तरह अमित शाह सीधे चले गए, तो लगता तो है कि चर्चा जो चल रही थी वो श्रमिक जो लोग हैं उनके लिए पेंशन पर भी बात है कि एक मुश्त पेंशन देना, उस सब पर चर्चा होगी। और किसानों का, छोटे किसानों का खासतौर से, उनके फायदे के लिए कोई स्कीम लाने के लिए बातचीत थी। अब देखना है कि किस तरह से ये कैबिनेट के बाद कैबिनेट में सरकार ने क्या फैसला लिया वो बताती है। लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह से अमित शाह भी आए, वो मंत्रालय में आने की बजाय अभी सीधे मीटिंग में चले गए। जी, बात यही है। बिल्कुल। अब धीरेन्द्र एक बात और बताइए, हम पहले से सुनते आ रहे थे कि चुनाव खर्च के आखिरी चरण से पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय की अगुवाई में 100 दिनों के एजेंडे पर काम शुरू हो गया था। तो क्या ये माने कि सत्ता संभालने के साथ ही, पहले मंत्रिमंडल के साथ ही एजेंडा 100 काम शुरू हो जाएगा? एकदम पूरी तरह से अजय जी, जब ये फेज में साफ होने लगा तब हम लोगों को, अधिकारियों को, जो उससे पहले 3-4 फेज तक आपको अधिकारी छुट्टी के मूड में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही 6th फेज आया वो तमाम लोग अपनी फाइलें इकट्ठे करने लगे और सब तैयारियां शुरू हो गई। जैसे लग रहा था कि पूरी तरह से आते ही पहले दिन से काम शुरू होगा। वो आपको जो मंत्रालय में आप देखेंगे मीटिंगों का दौर है, बाकायदा शपथ ग्रहण के लिए कुछ जगह आपको फोटोज दिखेंगे, और उसके बाद एकदम उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस दौरान ये तय हुआ था कि आगे 100 दिन तक क्या करके दिखाना है, और जिस पर शायद प्रधानमंत्री फिर बताएंगे कि 100 दिन में हम लोगों ने क्या अचीव किया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जफर इस्लाम साहब, विदेश मंत्रालय में एक नया चेहरा आएगा, इसे लेकर बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी। इस लैटरल एंट्री का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, प्रधानमंत्री कई बार लोगों को सरप्राइज देते हैं
और उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो रहता है कि जो बेस्ट प्रोडक्टिव यूज जो है उस आदमी का, उस सिचुएशन का जो हो सके। इस केस में एस जयशंकर जी के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी के बारे में देश की जनता को मालूम है कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी के बारे में और फॉरेन अफेयर्स के बारे में उनकी महारत हासिल है जी। तो उन्हें इस जॉब के लिए चुना गया। बिल्कुल वो बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी हैं और प्रधानमंत्री के साथ जब उन्होंने काम किया, कई बार उनके साथ दौरा भी किया, तो उन्हें एहसास हुआ, प्रधानमंत्री को जाहिर है उनकी जो कॉम्पिटेंस लेवल है उसका एहसास हुआ होगा, महसूस किया होगा उन्होंने, इसलिए उन्होंने उनको मौका दिया। जब हमारे सुषमा जी ने जो भी वजह, मुझे उसके बारे में इत्तला नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ये चूज किया कि नहीं वो रहेंगी मंत्रिमंडल का पार्ट, तो ऐसे में उनसे बेहतर, जयशंकर से बेहतर और कोई प्रधानमंत्री की नजर में कोई और नहीं होगा। आई एम श्योर, इसलिए कि उन्होंने जितना अच्छा काम किया है देश के लिए जब प्रधानमंत्री के साथ पिछले कुछ सालों में बिफोर रिटायरमेंट, वो अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल विनोद जी, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी और एस जयशंकर की ट्यूनिंग जब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे बहुत ज़बरदस्त बताई जाती है। तो क्या ये वजह रही होगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उन्हें इतने बड़े पद पर दिया है, और ख़ास करके तब जबकि हमारे पास चुनौतियों का अंबार लगा पड़ा है, हमें ट्रेड के मामले पर अमेरिका से दो हाथ करने हैं, चीन के साथ लगातार ट्रेड के मामले पर दो हाथ करने हैं, पाकिस्तान की समस्या हमारे सामने खड़ी है? नहीं, देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं सही कर दूं, वो धीरेन्द्र पुंडीर ने 2-3 बार कहा कि शपथ ग्रहण नहीं लिया। शपथ ग्रहण तो कल हो चुका है, कार्यभार नहीं ग्रहण किया होगा मंत्रियों ने, वो एक त्रुटि उनसे गलती से हो गई। दूसरा जो आपने प्रश्न ये किया ना कि जयशंकर जी की और अजीत डोवाल की ट्यूनिंग, निश्चित रूप से दोनों की बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग है। और एनएसए, आप याद कीजिए वाजपेयी जी के समय ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे, और आमतौर पर जो विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं वो जब एनएसए बनते हैं, शिवशंकर मेनन थे मनमोहन सिंह के टाइम में, एम के नारायणन के बाद, तो वो एक ग्लोबल विजन और ग्लोबल जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय, उनके बारे में उनकी एक समझ दूसरी तरह की होती है। लेकिन चूंकि एम के नारायणन हो या अजीत डोवाल हो, पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, ये एनएसए, तो इस पर इनका आंतरिक सुरक्षा पर ज्यादा फोकस है। तो आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति दोनों का जो समन्वय, और दोनों जुड़े हुए हैं। भाई, आप पाकिस्तान के साथ आप कैसे डील करेंगे, चीन के साथ जो तमाम मुद्दे हैं, वो अभी डोकलाम का मुद्दा था, उसके बाद अभी खबर आई थी कि सिक्किम तक जो है उन्होंने और निर्माण कर लिए हैं, जबकि चीन में खुद जयशंकर जी राजदूत रह चुके हैं। अमेरिका के साथ बहुत सारे ऐसे इशूज हैं ट्रंप की पॉलिसी को लेकर के जिससे भारत के हित प्रभावित होते हैं। फिर एनएसजी में जो है आपको अभी जगह नहीं मिली है, वो आपको लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मसला है, वहां पर आपको अपना केस प्लीड करना है। बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जिनमें जो है जयशंकर जी की बड़ी भूमिका होगी, और अजीत डोवाल जो है वो एक तरह से उनके क्या कहते हैं पूरक के रूप में वो इनपुट भी देंगे, और साथ में क्योंकि चाइना वाले मामले में अजीत डोवाल का भी बड़ा रोल रहा, तो ये एक बड़ी अच्छी सिनर्जी बन सकती है दोनों की। और दोनों जो कि ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड के हैं, तो वो जो तमाम फाइलों के जो पेच होते हैं ना, जो नौकरशाही के, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एनके सिंह साहब, अब यही सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपके सामने रखूं। जयशंकर के नियुक्ति को लेकर वहां पर जब हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत अचंभित हो रही थी कि अचानक ये कैसा हो गया। विदेश मंत्रालय को हमेशा एक पॉलिटिकल पोस्टिंग समझा गया, और खास करके विदेश मंत्री एक ऐसा व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स को डिफाइन करता हुआ हो। एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्रालय देकर क्या संकेत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं? नहीं, और ये एक नया चलन है, पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ कि डायरेक्ट एक ब्यूरोक्रेट को, करियर डिप्लोमेट को आप सडनली ले आए और उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। ये पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि हुआ यह है कि मोदी जी खुद फॉरेन मिनिस्टर की तरह वर्क करते हैं। आपने देखा होगा, सुषमा जी थी, बहुत अच्छी नेगोशिएटर थी, लेकिन फिर भी मोदी जी पूरे फॉरेन रिलेशंस को डील करते थे। तो मोदी जी के रहने एक ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस होता है एक पॉलिटिकल लीडर का, और खास करके जब सिंगल लीडरशिप का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें अगर काम करते हैं, मोदी जी सिंगल लीडरशिप के फ्रेमवर्क में काम करते हैं। लिहाजा ये सारी चीजें, मान लीजिए कृषि है, फसल बीमा योजना भी मोदी जी का कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंटर बहुत अच्छे रहे ये आपके फॉरेन मिनिस्टर जो बने हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर,
इसलिए आप देखेंगे कि मोदी जी को इस समय फॉरेन में इंप्लीमेंटर चाहिए जो निगोशिएट भी करे तो सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे करे, प्राइमरी लेवल पे तो मोदी जी करेंगे ही। उसी तरह फाइनेंस है जी, फाइनेंस में जो बेसिक आज चैलेंज क्या होगा, चैलेंज सिर्फ ये है सीतारमण के पास जी कि जीएसटी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आप मासेस में इंप्लीमेंट कैसे कराएंगी। ऑलरेडी एक रिलक्टेंस दिखाई दे रहा है जी, तो उसको मासेस में ले जाना। और उसके बाद जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है आप अगर देखें तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपका फॉरेन ट्रेड काफी नीचे आ गया था और वो ग्लोबल उसकी वजह से नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये सारी दिक्कतें हैं वो सीतारमण को मैं बता दूं कि जेएनयू से ये इकोनॉमिक्स में एमए है और इनका पीएचडी फॉरेन ट्रेड पे है। मैं अभी यही सवाल दरअसल प्रोफेसर कौशल से पूछना चाहता था। प्रोफेसर कौशल, हम टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के दो अहम मंत्री जेएनयू से आते हैं, निर्मला सीतारमण और जयशंकर, और इनके हस्बैंड बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जो कि कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं जी। अब लोग से ये उसी समय थे जेएनयू में जी, खासकर निर्मला सीतारमण जब मैं भी था जेएनयू में, बिल्कुल तो समानांतर उस समय। कौशल मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि जिस जेएनयू के तथाकथित तौर पर कल्चर को लेकर एक बड़ा विवाद पूरे देश भर में हुआ, उसी जेएनयू के दो प्रोडक्ट आज मोदी सरकार में नहीं है बल्कि ड्राइविंग फोर्सेस हैं। कौशल साहब, अब जेएनयू को और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बैकग्राउंड में ले आकर के राजनीति करेंगे तब तो राजनीति हो चुकी। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो मंत्रिमंडल बना है ये डिलीवर करने वाली, अब लड़ा दीजिए जेएनयू और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को कि डिलीवर करने वाले वहां के बहुत हैं, महेंद्र नाथ पांडे बीएचयू के हैं, वो कुछ नहीं है। ये कोई सवाल ही नहीं है। ये प्रश्न जो है एक हवाई है, इस हवाई के प्रश्न में सकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। इससे जेएनयू का कोई कट नहीं पड़े, कोई कहीं से पढ़े, लेकिन ये सही है कि सीतारमण जी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, इनको इकोनॉमिक्स के सूत्र उनको पता है, उन्होंने रक्षा मंत्रालय में एक अच्छा काम किया था। और आपने जो बात ये कही कि मोदी जी सब कुछ देखने वाले हैं, ये लोग डिलीवर करने वाले हैं, तो डिलीवर करने वाला भी तो आदमी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल नेतृत्व के आधार पर डिलीवर करने वाला मंत्रिमंडल है। इसमें निर्णय को जमीन पर दिखना चाहिए। जो आप देख रहे हैं कि पहली मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, तो ये मंत्रिमंडल की बैठक औपचारिकता नहीं है, एक ठोस निर्णय का मंत्रिमंडल का बैठक है, एक ठोस आकार ग्रहण होगा। 5 साल इनके लिए एक महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कहा कि 5 साल मुझे जीने मरने का समय है, इस 5 साल में ही नए भारत का निर्माण करना है। तो विदेश नीति हो, गृह नीति हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कृषि की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, नक्सलवाद की समस्या हो, ये जो तमाम सहिष्णुता के जो सवाल पिछले साल, इन सारी चीजों को समस्याओं का समाधान करके एक शांत भारत, एक वसुधैव कुटुंबकम का भारत, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भारत, एक वैश्विक भारत, एक संपन्न भारत, और ऐसा संपन्न भारत जहां का आम जनता स्वावलंबी हो सके, कृषक स्वावलंबी हो सके, एक सशक्त भारत की बात करते हैं। तो मैं यहीं पर प्रोफेसर अग्रवाल से ये समझूं। प्रोफेसर अग्रवाल, हम लगातार अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास करके वित्तीय क्षेत्र में अगर देखें तो बड़े पैमाने पर आगे रखने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हम अगर आंतरिक समस्याओं से ही नहीं उबर पा रहे तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। आपने बताया कि बैंकों के पास पैसा है, लोन देने के लिए बैंक तैयार नहीं है, इंडस्ट्रीज ठप पड़ती दिखाई दे रही हैं, जीएसटी के मामले पर स्थिति अभी भी ठीक ठाक नहीं है, अभी भी हमारे पास 5 लेयर्ड 6 लेयर्ड जीएसटी के आधार बनते दिखाई दे रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट आज तक दिखाई दे रहा है। हम कैसे निपटेंगे इससे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं वित्त मंत्रालय के सामने हैं, एक अंदरूनी भी हैं, बाहर के भी हैं जी। अगर हम इसको पूरे संसार की तरफ से देखें तो जो स्थिति शायद संसार की है और एक हिंदुस्तान की आज के समय में है, जहाँ हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.2 7.3% है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। जो एफडीआई इनफ्लो हमारे आ रहे हैं प्रति मास करीबन $6 बिलियन का इनफ्लो हर महीने आ रहा है, जो विश्व में कहीं पे भी नहीं हो, वो ग्रो किया है, हर साल प्रति साल ग्रो किया है। जो हमारे फिस्कल डेफिसिट पोजीशन है वो हमारी कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है।
ये जो चीज़ें देखते हुए हम देखें तो चीज़ें हमारी निर्धारित होते ठीक आ रही हैं। जो कुछ सरकार ने कदम उठाए पिछले 1-1.5 साल में, जहां बैंकों को रोका गया, एनपीएस को करने को रोका गया, तो नेचुरली इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आना ही था। बिकॉज जो इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20, 40 साल में ग्रो कर रही थी, वो इस तरीके से ग्रो कर रही थी कि लोगों का पैसा, आपका और मेरा जो टैक्स पेयर पैसा था, वो उनको वेवर करने में जा रहा था। 500 करोड़, 600 करोड़, 10,000 करोड़ लोन ले लिया और उसको डिफॉल्ट कर दिया, उसको वेव करा लिया। और सरकार, एक सरकार के बाद दूसरी सरकार, हम अगर देखें 18 साल के अंदर करीबन 16 लाख करोड़ का करीबन वेवर आरबीआई ने दिया है अलग अलग कंपनियों को जो एनपीएस बन चुके थे। तो उसके ऊपर रोक जो लगाई, सिर्फ इसी में नहीं, कृषि में भी हमें देखा कि जो है डिस्बर्समेंट हो रही थी ऐसे ही बिना किसी बात के, और जिसको जरूरत था उसको नहीं मिलता था, जिसको जरूरत नहीं था उसको वेवर मिल रहे थे। वो तो कोल्ड स्टोरेज के लिए बंबई में मिल रहा था। तो वही जो मैं वो जो पैसा है वो जब नेचुरली जब रोका जाएगा तो इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं, थोड़ा बहुत तो ब्लैक कैश आएगा। अब वो जो निकल के आना है, अब इनको देखना है कि किस तरीके से हम इसको लिक्विडिटी भी बढ़ाएं, पर वो एनपीए की तरफ ना जाए, तो वो प्रोग्रेस की तरफ जाए। सवाल को एक अलग परिदृश्य में आपके सामने रखूं जफर भाई, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आज इस चुनाव को बड़े पैमाने पर सामने रखा गया और लोगों ने एक राष्ट्रीय भूमिका और राष्ट्रीय भावना के आधार पर मोदी सरकार को दोबारा मौका दिया है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के साथ साथ आर्थिक तरक्की आप कैसे करेंगे, इसका खाका अभी तैयार है या अभी इस पर विचार होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल हर तरह से तैयार है। आप कहते हैं ना, ट्रेन चलाने से पहले पटरी बिछानी पड़ती है जी। पटरी हर तरह से, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जितना मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव है, जितना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेना था वो रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले लिया, जितना इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने थे वो ले चुके हैं। पटरियाँ बिल्कुल अच्छे से बैठा दी गई हैं। अब ट्रेन भी रन करनी शुरू हो गई है। अब सुपर फास्ट स्पीड में जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी, इसलिए कि दो जफर भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। जफर भाई मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। एक बड़ा फैसला जो कि कैबिनेट का भी सामने आया है, बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होने जा रही है नेशनल डिफेंस फंड के तहत, जिसमें उन परिवारों के बच्चों को खासी मदद दी जाएगी जिन्होंने देश के नाम पर शहादत दी है। नेशनल डिफेंस फंड के तहत छात्रवृत्ति बढ़ाने जाने का फैसला लिया गया है। शहीदों के बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, खास करके तब जब वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यानी कि शहादत को बड़े पैमाने पर आज रखा जा रहा है सामने, सम्मान दिया जा रहा है उसे। न सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है बल्कि उसे एक ऊंचे ओहदे पर रखकर यह बताया जा रहा है कि जो लोग देश के लिए शहादत देते हैं उनके परिजनों का देखभाल करने का जिम्मा पूरे देश का होता है। और ये बात सामने आप देख रहे हैं, नेशनल डिफेंस फंड के तहत छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की बात कही गई है, जो कि पहला बड़ा फैसला कैबिनेट के द्वारा लिया जा रहा है। करीब 2,000 रुपए युवकों को मिलता था। हमारे संवाददाता रविकांत इस वक्त हमारे साथ हैं। रविकांत, क्या ताजा जानकारी इस पर बताइए? रविकांत, विनोद जी आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में? मैं बता रहा था, ये नेशनल डिफेंस फंड के तहत जो छात्रवृत्ति दी जाती है शहीदों के बच्चों को, तो वो लड़कों के लिए 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है, और लड़कियों को जो 2,250 रुपए मिलते थे महीने के वो 3,000 कर दिए गए हैं। इस तरह से एक अच्छी बढ़ोतरी ये दी गई है। तो इसका मैसेज क्या जा रहा है विनोद जी? क्या हम वही कह रहे हैं कि शहादत को अगर आज हम सलाम कर रहे हैं तो क्या हम ये मान रहे हैं कि हम एक राष्ट्र निर्माण की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद को एक बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा था, खास करके बालाकोट पे हम जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया उसके बाद। और चूंकि जो जवान सीमा पर या सुरक्षा बलों के जवान जो चाहे वो उग्रवादियों से, आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं या सीमा पर घुसपैठ को रोकते हुए या फायरिंग में क्रॉस बॉर्डर्स में जो है, तो उनके बच्चों को ये सहायता 1962 में नेशनल डिफेंस फंड बनाया गया था इसी के तहत कि बच्चों को एक मुफ्त पढ़ाई के लिए और उनके उसके लिए एक छात्रवृत्ति दी जाए। तो वो छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा करके ये संदेश दिया गया है कि शहीदों के परिवारों की देखभाल करने की जिम्मेदारी जो भारत सरकार की है वो और बेहतर तरीके से निभाई जाए। रविकांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविकांत, छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी के साथ साथ और क्या अहम फैसले सामने आ सकते हैं? अजय जी, ये पहला फैसला है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये पहला फैसला लिया है जिसमें जो स्कॉलरशिप थी वो पहले 2,000 रुपए पर मंथ थी, उसको बढ़ाकर 2,500 रुपए लड़कों के लिए कर दिया गया। इसके अलावा 2,250 रुपए लड़कियों के लिए था, जिससे बढ़ाकर
3,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, सरकार ये दिखाना चाहती है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं रवि, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला फैसला जिसके ऊपर शायद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, पहली फाइल की नोटिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है दफ्तर में दोबारा पहुंचने के बाद, ये तस्वीरें अभी आपके सामने आ रही हैं। यानी कि सत्ता संभालने के साथ ही, शपथ लेने के साथ ही काम एक बार पूरे जोर शोर के साथ शुरू किया जा चुका है। रवि, अपनी बात पूरी कीजिए। रवि, आप हैं हमारे साथ? एनके सिंह साहब, सरकार का यह बड़ा फैसला, तो क्या यह स्पष्ट माना जाए कि आने वाले दिनों में हम कम से कम देश को एक मजबूत संरचना के साथ आगे लेकर चलना, देशभक्ति के जज्बे को आगे बढ़ाना और राष्ट्र के प्रति प्रेम को ज्यादा भावनात्मक तरीके से सामने रखना एक लक्ष्य रहेगा? देखिए, 5 साल के बाद एक बड़ी जबरदस्त पब्लिक मैंडेट के साथ आप आए हैं। ठीक 20 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद पहला कैबिनेट मीटिंग है। एक बड़ा फैसला होना चाहिए था जी, जो आपने वायदे किए हैं डबलिंग फार्मर्स इनकम को लेके, या बहुत सारे ऐसे वायदे हैं। आयुष्मान, आपके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जी, आपको 3 लेयर सिस्टम देना, इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप करना है, और फैसला क्या कर रहे हैं, ये तो ऑर्डिनरी जियो से हो जाता जी। ये तो आपके सेक्रेटरी फाइनेंस अगर ये जियो से कर देता, इसमें कैबिनेट की जरूरत कतई नहीं है। 2000 से 2500 सिंह साहब, हमें इस बात मैं वही कह रहा हूं कि अब सिंबल 5 साल बाद, इतने बड़े मैंडेट के बाद अब सिंबल्स की जरूरत नहीं है। आप जरा उसको एनालाइज कीजिए। आप सबका बहुत, मैं क्षमा चाहता हूं, रोकना पड़ रहा है आपको, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है बहस के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, एक नई सरकार, एक नई टीम, एक नई ऊर्जा, क्या देश वाकई में बदलेगा? न्यू इंडिया सामने होगा, जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। बन रहे हमारे साथ, न्यूज नेशन पर खबरें जारी हैं।